अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत होती है ना, तो ये चैनल आपके लिए है। एनसीईआरटी का एक जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, सबका आपको इस यहाँ पे मिलने वाला है एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के जो आया हूं वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और आजकल नीट एग्जाम में खास करके स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखे होंगे असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों को जो दिया था पार्ट 6 में, वो पार्ट 6 में दिया था 10.11। आज जो यहाँ पे लेकर के आया हूं वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का वो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो 10.12 आप देख सकते हैं 10.12, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड क्यों है। इसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसको नोट कर लिए होंगे, और इसके बाद में इसको स्ट्रक्चर बना करके थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से नोट किया होगा और समझने का कोशिश किया होगा। तो देखोगे बच्चों, क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन है, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन। ऐसे एग्जाम में आप लोग दिखा भी दीजिएगा, अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं तो आप कहोगे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। जबकि अगर हम लोग बातें करें साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, इसी को यहां पे कहा जा रहा है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब देखिए, तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में आप जानते हो यहां पे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पे एक और हाइड्रोजन एटम होगा, और इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो है sp3। और बच्चों, आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अगर ये सब आप एग्जाम में लिख देते हो ना, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। और इसके बाद आप लोग जानते हो कि परसेंटेज ऑफ एस किसमें ज्यादा होता है, sp2 में होता है ना। तो परसेंटेज ऑफ एस जो होता है इन sp2 ये होता है 33.33% होता है। और अगर हम लोग बातें करें परसेंटेज ऑफ एस इन sp3 तो ये होता है मात्र 25% होता है। और जैसा कि आपने कहा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस फैक्टर, इसलिए आप इसके केस में कहने वाले हैं sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है sp3 कार्बन से। जी हाँ, तो ये देखो यहां पे हम लोग यहां पे देखते हैं ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो क्लोरीन का है वो दोनों के लिए कॉमन हो गया। अब यहां देखिए, यहां sp2 कार्बन है, यहां sp3 कार्बन है, तो sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो बच्चों, ये वाला जो डेटा है वो फिक्स है, कॉमन है। अब ये डेटा जितना कम होगा, ये डेटा जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब वो बॉन्ड ज्यादा होगा पोलर। क्या होगा, ज्यादा होगा पोलर। और आप जानते हो कि डाइपोल मोमेंट के हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। कोई कोवलेंट बॉन्ड कितना परसेंटेज आयनिक है ये बताता है, मतलब वहां पे देखा जाता है पोलरिटी। अब पोलरिटी देखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे sp3 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सेम है दोनों में, तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा होगा। और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब ज्यादा है sp2 का, डिफरेंस कम होगा, इसलिए कहते हैं ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन का, जिसके कारण कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है क्लोरोबेंजीन से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का, ये है सॉल्युबिलिटी का। देखिएगा ध्यान से, कहा क्या रहा है पहले, तो एग्जांपल 10.12 का सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है कि एल्काइल हैलाइड दाओ पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। यानी कि जो एल्काइल हैलाइड है, आप जानते हो कि कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए वहां पे बॉन्ड पोलर है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये सॉल्युबल कंप्लीटली नहीं होता है, वेरी वेरी लो सॉल्युबल होता है पानी में। क्यों?
इसका रीजन आप लोग यहां पे पहले लिख लेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल हैव एनफ strong H bond which is difficult to be broken by alkyl halide. Less energy is released when new attraction are set up between the haloalkane and the water molecule, as these are not strong as the original hydrogen bond in water. Therefore alkyl halide do not dissolve in water and form separate layers. इसका मतलब क्या है समझाने का मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका मतलब क्या है। बच्चों आप लोग जानते हो कि वाटर में O के साथ अटैच्ड क्या होता है, हाइड्रोजन एटम। तो जब वाटर में ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन होता है तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनता है। तो यहां पे जैसे कि आप लोग देखने का कोशिश करो, मैं समझाता हूं। अब ये है दो वाटर मॉलिक्यूल, तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है जिसके कारण कि आप यहां पे समझ सकते हो ये बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। बिल्कुल, ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनाता है वाटर मॉलिक्यूल। और दो एल्काइल हैलाइड के बीच में आप लोग जानते हो यहां पे होता है डेल्टा माइनस हेलोजन पे, डेल्टा प्लस होता है कार्बन पे। इसी प्रकार से दूसरे मॉलिक्यूल में डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस होगा, और एक एल्काइल हैलाइड का डेल्टा माइनस और दूसरे एल्काइल हैलाइड के डेल्टा प्लस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको यहां पे कहा जाता है डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। इसको डाइपोल अट्रैक्शन हम लोग यहां पे कह सकते हैं या इंट्रैक्शन कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां पे जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं H बॉन्ड। अब मेरे को करना क्या है, इस एल्काइल हैलाइड को इस वाटर में डिसॉल्व करना है, घुलाना है। तो इस H बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, इस H बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, इस डाइपोल इंटरेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, और न्यू हमको बॉन्ड को जनरेट करना पड़ेगा, न्यू बॉन्ड बनाना पड़ेगा इस एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में। जानते हो बच्चों, कोई भी चीज जो है डिसॉल्व वाटर में तब होता है जब वाटर के जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने में जो एनर्जी लगा, सुनिएगा ध्यान से, वाटर के बीच में जो H बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ने में जितना एनर्जी लगा, और डाइपोल इंटरेक्शन यहां जितना लग रहा है उसको तोड़ने में जितना एनर्जी देना लगा, उससे ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज हो जाता है कब, जब एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो वाटर और एल्काइल हैलाइड के बीच में जब अट्रैक्शन होता है तो वहां पे अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना एनर्जी को इसको तोड़ने में लगा, तब वो डिसॉल्व होगा। लेकिन यहां होता क्या है, H बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और नया जब बॉन्ड यहां पे सेटअप होता है इस वाटर और एल्काइल हैलाइड के बीच में, तो उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता है जितना कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहां पे होता है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। तो यहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग जाता है, और नया बॉन्ड जो बनता है उसमें वहां पे वीकर बॉन्ड होता है, उसको एनर्जी कम रिलीज होता है, जिसके कारण कि यहां पे हम लोग कहते हैं इसके केस में कि वाटर जो होता है, वाटर में एल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। समझ के बातों को ना, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 10.12 का दिया हुआ है, थर्ड। ये क्वेश्चन सबसे आसान है, इस तीनों में सबसे आसान यही है। अब आपको कहा क्या जा रहा है, सो पढ़िए ध्यान से कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। क्यों ऐसा है कि जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे हम लोग लेते हैं एनहाइड्रस कंडीशन, यानी कि आप यहां पे वाटर नहीं ले सकते हो। अगर आप यहां वाटर लेते हो तो क्या हो जाता है कि यहां पे वाटर हम लोग नहीं ले सकते हैं। आप लोग देखा होगा कि जब भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, यानी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, तो वहां पे लेते हैं ड्राई ईथर वहां पे लेते हैं। बच्चों वही यहां पे कहा जा रहा है, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, एक बेस होता है, और बेस क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो बच्चों वाटर होता है, आप जानते हो, एसिडिक नेचर का, तो वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होने के कारण वाटर जैसे पुअर एसिड से भी H+ को पिक कर लेता है और एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको चाहिए था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्केन नहीं चाहिए था। लेकिन अगर आप रखते हो हाइड्रस यानी वाटर, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बना तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए वहां पे रखना पड़ता है ईथर। तो बच्चों वही कह रहा है कि बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, हेंस in the presence of water Grignard reagent react with water to form alkane. That is why they should be prepared under anhydrous conditions. Instead ether is used as a solvent during the preparation of Grignard reagent. आप लोग वहां पे वाटर की जगह पे जो लेते हो वो लेते हो आप
ईथर। बच्चों ये सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी आप लोगों को आजकल नीट एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछा जाता है, खास करके स्टेटमेंट वाला और एसर्शन रीजन वाला, इससे क्वेश्चन बनेगा और उसके बाद बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो आप लोग यहां पे लिखते होंगे क्या, ड्राई ईथर। यहां वाटर नहीं लिया जाता है और इसमें R और X के बीच का बॉन्ड तोड़ करके मैग्नीशियम को बीच में डाल देते हैं, तो बन जाता है इसके केस में RMgX। इसी को यहां पे कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है बच्चों, इसलिए यहां पे हम लोग लेते हैं इसके केस में ड्राई ईथर। लेकिन अगर आप यहां पे मान लीजिए कि वाटर आपने ले लिया, तो चूंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है तो ये टूटता है कैसे, R-Mg+। इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए। और अगर मान लीजिए कि मीडियम में वाटर होगा तो क्या होगा, समझाता हूं आपको। तो वाटर यहां से ब्रेक कर दीजिए, H+OH-, और यही जो R- साहब हैं वही H+ को पिक कर लेंगे, यानी कि R-H+ को पिक कर लिया, फॉर्मेशन कर दिया इसके केस में एल्केन। क्या फॉर्मेशन किया, एल्केन। और जो बचा Mg+, तो उसके साथ OH- चला जाता है तो बनता है बच्चों MgOHX। जैसे कि मान लीजिए अगर R की जगह पे आप लेते हो मिथाइल, तो आप इसको लिखोगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और अगर इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे यही टूटेगा CH3- Mg+। CH3- यहां से वाटर का H+ पिक करेगा, मतलब बना देगा मीथेन, और Mg+ के साथ OH- जाएगा तो MgOH और Br। आप देखो तो इस तरीके से बना सकते हो ना, देखो अब अच्छे से। तो एग्जाम्पल 10.12 का बच्चों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट एग्जाम, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये आपका 7वां पार्ट हो गया है। अगले लेक्चर में लेकर के आता हूं, छोटा छोटा ही लेक्चर बना करके आप लोगों को दे रहा हूं। धीरे धीरे आप लोग तैयारी करते चलेंगे, ठीक रहेगा, आपको देखने में भी आसानी रहेगा वीडियो को। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का कहना जरूर मानिए, और अपने लाइफ को अभी से ही क्या बनना है, क्या करना है वो डिसाइड कर लीजिए अभी से ही, और लगे रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। आप जरूर बहुत ज़्यादा जो है अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, जो आप बनना चाहते हैं बहुत अच्छा बनेंगे अगर आप ईमानदार रहते हैं अपने काम के प्रति तो। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।